क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डिटेल इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का पार्ट नंबर 31। ठीक, ये पार्ट नंबर 31 है। इसमें हम लोग जानेंगे किस तरीके से और किस किस चीज़ों से संबंधित लेबर लॉज इंडिया में हैं। ठीक, एक ओवरव्यू देखेंगे, पूरी चीज़ें समझेंगे और अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू सब कुछ इस पे। हालांकि मैं पहले से एक क्विक रिवीजन सीरीज बना चुका हूं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ताकि कोई भी किसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे आप वहां पे कर लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली पिक्चर है यहाँ पे। भारत में श्रम कानून या विधान, ठीक, किस किस टाइप से ट्री डायग्राम है। ठीक है, विनियामक कानून यानी कि रेगुलेटरी लेजिस्लेशन, फिर आपका मजदूरी संबंधित विधान यानी कि वेज रिलेटेड लेजिस्लेशन, कौन कौन से सब अभी बताऊंगा। कल्याणकारी विधान यानी कि वेलफेयर लेजिस्लेशन, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। अब लोग ये कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का सर क्या करें, वो अलग से बताइए उसका कैसे पढ़ना है। तो देखो, लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन और मैं तो कहता हूँ अकाउंट्स भी, ये सब ओवरलैप्ड है। ठीक, अकाउंट्स वाले अकाउंटेंसी में पूरा वहाँ सीए नहीं बनना है। आपको क्या करना है कि आपको किस तरीके कितने अकाउंट्स हैं, प्रिंसिपल्स को करना है। सिलेबस में दे रखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को इन आप पार्टनरशिप में, कंपनीज में जो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं उन सबको बस इन सब में लगाना है। अब देखो, सोशल सिक्योरिटी भी है जो इसमें आ रहा है आपका, तो सब ओवरलैपिंग है तीनों सब्जेक्ट में। ठीक, लेकिन फिर भी पूरी इसकी सीरीज मिलेगी आप लोगों को अलग अलग, ताकि आप लोग जो है अच्छे से करें और कोई भी आपका क्वेश्चन ना सही, मतलब क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। ठीक, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, कट ऑफ आपकी क्लियर हो। देखिए, अब यहाँ पे रेगुलेटरी लेजिस्लेशन जो है पहला, फिर दूसरा वेज रिलेटेड लेजिस्लेशन हो गया, वेलफेयर लेजिस्लेशन हो गया, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन हो गया और फिर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो गया। ठीक, सामाजिक सुरक्षा कानून। अब देखो, विनियामक विधान कौन कौन से, औद्योगिक संघ अधिनियम, ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। फिर मजदूरी से संबंधित कानून कौन से हैं, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये कोई रिवीजन सीरीज में मैं करा चुका हूँ पूरा, इसलिए यहाँ पे खाली लिस्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक, ताकि मान लो आपको जो है याद रहे, बस ये चीज़ है। कल्याणकारी कानून कौन से, कारखाना अधिनियम, खदान अधिनियम, वृक्षारोपण श्रमिक अधिनियम, प्लांटेशन लेबर एक्ट। याद आ रहा है ना, क्विक रिवीजन सीरीज जरूर देख लो यार, सब कुछ हो जाएगा। ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। 36-37 हो चुके हैं और भी सब जल्दी खत्म हो जाएगी। 50 के मेरे ख्याल से अंदर ही खत्म हो जाएगी वाली पूरी सीरीज। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे अकाउंटेंसी। ठीक है, और ईपीएफओ कार्ड्स वाली सीरीज भी रुक गई है लेकिन खत्म नहीं हुई, वो भी आएगी। आप लोग के जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, वो भी मिलेगा पूरा। साथ ही साथ जो है आपका प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन जो है वो कौन कौन से हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ये भी ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। बंधुआ श्रम जो उन्मूलन करना है। ठीक है, बाल श्रम निषेध और विनियमन। निषेध किसके लिए है कि जो 14 से नीचे वाले हैं, और विनियमित मतलब रेगुलेशन किसके लिए, जो हैजार्डस या फिर उन सब में जो है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो है आपका, ये तो आप लोगों को पता ही है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बेनिफिट एक्ट, ये सारे जो है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, ये हो गया आपके। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल हेल्थ से संबंधित क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित क्या चीज़ें हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्री हेल्थ या फिर ऑब्लिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, इनसे रिलेटेड क्या है। अब देखो, ये अभी जो आपका लेबर कोड आए हैं 4, वो भी मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं वीडियो, उसको देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं पूरी प्लेलिस्ट, उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन वाला दे रखा है। ठीक है, तो उन सबसे ही रिलेटेड है, उस कोड में भी जो दे रखे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बस यहाँ पे बताया गया है। ठीक, वहाँ पे करंट अफेयर में जो चेंजेस हुए थे उस पर ज़्यादा फोकस था, और जो कि क्वेश्चन में पूछे जा रहे पूरे पूरे आसार है। देखिए, इंडस्ट्रियल हेल्थ में क्या होते हैं, ऑल मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट फिजिकल वेलबींग, मेंटेन सैनिटेशन, मतलब अच्छा जो है आपका स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी फिजिकल वेलबींग होनी चाहिए, सभी लोग स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से। साथ ही साथ कहाँ पर, वर्क प्लेस पे, तो ताकि मतलब इसमें जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज ना हो। ठीक, किस तरीके की ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है ये भी अभी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। श्रमिकों के बीच रोगों को रोकना है। ठीक, मान लीजिए जैसे कई सारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी शुगर फैक्ट्री के आसपास से निकले हो तो आप लोग कहते हो कि यार कैसे इतनी बदबू आ रही है, कैसे ये लोग अंदर काम कर लेते होंगे। तो यही चीज़ है, वहाँ पे कई सारे केमिकल्स हैं, उनसे कैसे बचना है, वो ऐसा तो नहीं उनको कुछ हार्म कर जाए। तो यही सारे जो वर्किंग कंडीशन जो है अच्छा करना, वर्क प्लेस पे फिजिकल वेलबींग बनाए रखना, इसी के लिए जो इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी,
ठीक, श्रमिक इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को वो आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है ना, याद है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी। और अभी जो है आपके चेन्नई में जो है कहाँ पर केमिकल्स में आग लग गई थी, कौन सी कंपनी थे, नाम लिख के बताइए। ठीक, श्रमिकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, उद्योग में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, वहीं फायर वाले जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ये सब ठीक की गई सभी गतिविधियाँ, ठीक है। अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, मेन चीज़। साइंस ऑफ एंटीसिपेशन, अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एंटीसिपेशन, मतलब पहले ही समझ जाओ कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, आप उसको जो है इवेल्युएशन करो, ठीक है, उसका मूल्यांकन करो और फिर कंट्रोल करो कोई हज़ार्ड जो आने हो सकता है या फिर फ्यूचर में हो सकता है उन सभी को। ठीक, और जो कि मतलब हेल्थ और वेलबींग जो वर्कर की है उसको ख़राब कर सकता है। और टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटीज़ एंड जनरल एनवायरनमेंट, मतलब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि वहाँ के आसपास के लोग आज भी कुछ उनमें जो है कुछ गलत तरीके से कुछ बर्थ डिफेक्ट होते हैं। इतना भयंकर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट वाली जो है वहाँ पे हुआ था। तो सिर्फ इंडस्ट्री के अंतर्गत और साथ में कम्युनिटीज़ जो आसपास रह रही हैं और जनरल एनवायरनमेंट जो है वो भी उसको भी देखना है। ऐसा तो नहीं पोल्यूशन किए जा रहे हो, कुछ करते जा रहे हो, ये सब भी है। नेशनल पॉलिसी जो है ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज ड्रॉन आउट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इस पे अभी लेबर कोड जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे आया भी है, उसको भी आप लोग वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेबर कोड आपका जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन वाला है, पार्ट 4 पार्ट है उसमें से एक मिल जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारे संविधान में जो है ये जैसे बोला गया है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान के कई सारे पार्ट्स में दे रखा है। तो उसमें से पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। इसमें अब आर्टिकल समझ लेना। ठीक, आर्टिकल डीपीएसपी में दे रखा है, लेकिन आर्टिकल 24 जो है ये किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इसमें क्या है, 14 साल तक के बच्चों में कोई भी एम्प्लॉयमेंट रोजगार उनको करने की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर वाले जो है उनको तो भैया किसी भी कारण उसमें जो है हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि बीड़ी कंपनी हो गई, फायर वर्क्स कंपनी होगी, मैच स्टिक, इन सभी हजार्डस वाले टाइप के जो है उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंडामेंटल राइट से पार्ट नंबर 3 से। उसके बाद डीपीएसपी से अगर देखेंगे हम लोग पार्ट नंबर 4 भारतीय संविधान के, तो अब आर्टिकल देखना, इसमें समझना, आर्टिकल देखना है और आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ कहेगी ये वो देखना है, क्योंकि इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि हमें हेल्थ एंड स्ट्रेंथ देखना है वर्कर का, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, और टेंडर एज का, और जैसे कि चिल्ड्रन हो। ठीक, एंड दैट दे आर नॉट अब्यूज टू वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए कि उनका अच्छा हो, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ की जो है पूरी पूरी हमें जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक, 39 में ये बोला गया है। और इसके बाद 42 में क्या बोला गया है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए वर्क करने के लिए। ठीक, जैसे कि रेड होल माइनिंग है, रेड होल माइनिंग कहाँ पे होती है, अच्छा आप लोग बताइए। ठीक है, और ये कोल माइनिंग होती है, तो आप बहुत ही बुरी तरीके से काम वहाँ पे कराते हैं, मतलब चूहे की तरह एक बिल में घुसवा देंगे लोगों को और वहाँ पे फिर कहेंगे कि कोयला निकाल के लाओ। ठीक, तो ये मैटरनिटी रिलीफ भी होनी चाहिए, जो माँ है जो मतलब जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है तो उनके लिए जो है, या जन्म देने वाली हैं उनके लिए भी सारे जो है वहाँ प्रावधान या फिर जो है उनके मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक, एक्सीडेंट, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस हो जाए, एक्सीडेंट या प्रोबेबिलिटी हो, तो उसके लिए भी जो है हमें ये आर्टिकल में 42 में ही मिलता है कि क्या क्या करना चाहिए, सरकार को जो है पॉलिसी उसी बनानी चाहिए स्टेट को। ठीक, आईएलओ ने ये डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे ये एक्सीडेंट जो है इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, जैसे कि आपका जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है, एनी अनएक्सपेक्टेड अकरेंस वेयर देर इज ए कॉसेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज टू फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड इंजरी टू लिविंग बीइंग। ठीक, दुर्घटना की डेफिनेशन क्या है कि का अभिप्राय का दुर्घटना का अभिप्राय यह है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना से जहां भौतिक वस्तुओं को नुकसान हुआ हो और जीवित, मतलब कोई मशीन टूट जाए, ये सब हो जाए। ठीक, और जीवित प्रणाली को चोट लगी हो, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनेट में तो बेहोश होकर मर ही गए थे वहाँ पे लोग, तो या फिर लगने की संभावना, उसको क्या कहेंगे, दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट बोलेंगे। समझ में आ गई बात। आईएलओ ने रिस्क को डिफाइन किया, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। जोखिम, आईएलओ क्या कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ऐसे ही रटना है वर्ड बाय वर्ड। ठीक, इसको पढ़ के कई बार पढ़ोगे ताकि ये सब चीज़ें उसमें पूछे तो आप आराम से कर लो। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ ए हजार्डस इवेंट। ठीक, ठीक, और एंड द सिविरिटी ऑफ इंजरी और डैमेज टू द हेल्थ ऑफ पीपल कॉज्ड बाय दिस इवेंट। ठीक, इसमें कह रहा है जोखिम एक खतरनाक घटना की संभावना हो, ठीक है,
अकरेंस हो किसी हजार्डस इवेंट के होने की, और उस इवेंट से जो है चोट या फिर क्षति की गंभीरता का संयोजन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे कि ये रिस्क है हमारे पास। ठीक, अब देखो कुछ थ्योरी दी गई हैं और उनके जो ऑर्थर हैं या फिर जो इन्होंने दिए वाली थ्योरी उनके नाम है, इनको अच्छे से याद कर लेना, 5-6 बार रिवाइज करोगे तो याद आ जाएंगे, हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो देखिए डोमिनो थ्योरी जो है एक्सीडेंट की, तो ये किसने दी है, हेनरिच पीटरसन एंड रूज ने 1980 में। डोमिनोज थ्योरी जो है, ये डोमिनोज पिज्जा वाला नहीं है, ध्यान रखना, एक्सीडेंट से रिलेटेड है, और ये हेनरिच पीटरसन और रूस ने दिया है 1900, रूस द्वारा प्रतिपादित है। इसका सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस, इसका क्रम किस प्रकार है, एंसेस्ट्री एंड सोशल एनवायरनमेंट कॉसिंग। ठीक, एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं, कोई आपका जो है वंशावली या फिर सामाजिक वातावरण के कारण, वंशावली से मतलब संबंधित यही, जैसे मैंने बताया मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से मान लीजिए कोई किसी वर्कर को चोट लग गई या फिर कुछ उसके जेनेटिक चेंजेस आ गए, तो उसका जो बच्चा हुआ उसमें भी कुछ अपंगता पाई गई, तो वंशावली वाली भी चीज़ है। ठीक, तो दूसरा है फॉल्ट ऑफ ए पर्सन रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट, कोई मतलब किसी व्यक्ति की गलती की वजह से हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अनसेफ एक्ट एंड और मैकेनिकल और फिजिकल हैजार्ड कॉजिंग, असुरक्षित कृत्य या फिर यांत्रिक या फिर शारीरिक खतरा। ठीक है, कोई मान लो कोई गैस थी वो लीक हो गई किसी की गलती की वजह से तो हो गया, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है। एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन इंजरी, दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप चोट या फिर ये हो जाए, तो मतलब ये सारे एक तरीके से उन्होंने सीक्वेंस बताया है, किसने, ये पीटरसन, आपका हेनरिच और रूस ने, ये इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, डोमिनो थ्योरी। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि एक के बाद एक होते हैं, ये एक गिरता है तो ये सब गिरते जाते हैं। अच्छा, स्कूल में कभी साइकिल स्टैंड देखा था, साइकिल स्टैंड में क्या होता था कि एक साइकिल गिरती थी तो सारी गिर जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी, तो इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। और जब ये एक्सीडेंट होता है तो जो है क्या क्या चीज़ें किस क्रम अनुसार होती हैं, ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया है। किसने दिया ये जानना जरूरी है। अब देखो पीटरसन जो है इनमें से, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, सुरक्षा प्रबंधन की तकनीक। ठीक, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट की तकनीक, ठीक है ना, टेक्निक ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। और उन्होंने प्रपोज क्या किया था, मल्टीपल कॉजेशन मॉडल, मतलब कई सारे कारणों की वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकता है। कौन बोल रहा है, ये पीटरसन। कौन से सन में, 1971 में। देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ह्यूमन फैक्टर भी हो सकते हैं, मैकेनिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर में दो तरीके के हैं। ठीक, एक तो वर्कर रिलेटेड हो सकता है, वर्कर भी तो ह्यूमन ही है, और दूसरा मैनेजमेंट यानी कि नियोक्ता या फिर एम्प्लॉयर। ठीक, वर्कर किससे किससे कर सकता है, पर्सनालिटी वेरिएबल, क्लम ने इसको सपोर्ट किया था। आपका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लेजीनेस, क्लमजीनेस, हैबिट्स, ड्रंक टू वर्क, मतलब पी के पहुंच गए, स्ट्रेस, वर्क ओवरलोड है, घर से पत्नी से या पति से लड़ाई हुई है, जाके वहाँ पे किसी और कुछ कर दिया, अनसेफ एक्ट, ह्यूमन एरर हो जाए कोई, ठीक है ना। जो क्या क्या है, परिवर्तनीय व्यक्तित्व हो सकता है, क्लाम जो थे उन्होंने इसको समर्थन किया था। अभिवृत्तिक समस्याएं, अगर ये आपको ना दिख रहा हो तो चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा ब्लर सही है। आलस्य, अनाड़ीपन, आदतें, नशे में काम करना, तनाव, काम का अधिभार और असुरक्षित कृत्य, मानव त्रुटि की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है प्रबंधन के द्वारा जो संबंधी जो है सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन में शिथिलता, मतलब जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उस स्टैंडर्ड्स में लैक्सिटी, मतलब उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे इसको अगर जोड़ के बताएं तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे नक्सलियों ने जो है आर्मी वालों के कैनवॉय पे जो है बम से हमला कर दिया, तो वो कहते हैं ना कि भैया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। मतलब वो स्टैंडर्ड नॉर्म, जैसे सेफ्टी नॉर्म्स हैं, तो ये कहा गया है कि भैया हर फायर एक्सटिंग्विशर है वो हर 6 महीने के बाद उसको जो है बदल देना चाहिए या फिर ट्रेनिंग करानी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग लग जाती है, लेकिन उसको यूज़ ही नहीं करना आता कई लोगों को, तो ये भी सब है। तो मतलब सेफ्टी नॉर्म्स बन गए हैं लेकिन उसका जो है कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, ज़मीन पर नहीं उतार पा रहा है। इसी तरीके से ये आपका DGFASLI जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइजरी सिक्योरिटी एंड लेबर वाला है ये। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखते हैं आपके जो है ऑक्यूपेशनल, मतलब एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन सब के बारे में देखते हैं, एक्सीडेंट को भी देखते हैं, और ये एडवाइस करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ध्यान रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे इनका जो अलग से पेज दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर चलो इस पर EPFO कार्ड मैं एक बना दूंगा, उसको देख लेना, सब समझ आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी रखा है टेस्ट सीरीज में। ठीक, तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। तो जो लेबर इंस्टीट्यूट है उनके भी जो है उनको बताना, मानक सेट करना, ये सारी चीज़ें भी ये है, लेकिन ये एडवाइजरी है।
एडवाइस करता है, ये ध्यान रखना। तो ये एडवाइस करते हैं फैक्ट्रीज़ को, और अच्छा फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, फैक्ट्रीज़ को आपका वेरी कोई सारी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी सेफ्टी, हेल्थ, एफिशिएंसी, वेल बीइंग वर्कर्स का है, उनसे रिलेटेड। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग हो रही है तो इसकी वजह से भी जो है एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेनिंग ही नहीं दी, जैसे मैंने बताया ना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, उसको खोल ही नहीं पा रहे हैं, आग लग गई पूरे में। जॉब डिज़ाइन में फ्लॉ है, वर्क ओवरलोड है, मान लीजिए उसको सोने को ही नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिलेगा तो यार वो काम कैसे करेगा, गलती से उसका हाथ जो है मशीन के बीच में आ गया, हाथ कट गया, तो ये सब भी एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। अनसाउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, मतलब होता है ना कि भाई बंधु भाईचारे में जो है किसी को भी भर्ती कर लिया गया, उसको काम करना आता नहीं, उसकी वजह से क्या है कि अच्छा उसने कुछ गलत जो है बटन दबा दिया, फिर कुछ हो गया। मशीनों से डील कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है यार, तो गलत भर्तियाँ नीतियाँ भी जो एक कारण है। और ये कौन करता है भर्तियाँ? प्रबंधन करता है, ठीक। तो इसका भी ये भी एक कारण बन सकता है दुर्घटना का। सॉरी खराब पर्यवेक्षण, ठीक, पुअर सुपरविजन, देख रेख ही नहीं हो रही, ठीक, मशीन चल रही है, सब कुछ काम हो रहा है, जा रहे हैं वहाँ चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये सब भी जो है कारण हो जाते हैं एक्सीडेंट के कॉजेज। और ये किसने बताए? ये सब इन्होंने बताए हैं। इसमें तो पूछ सकता है कि बताओ इसमें से एक ह्यूमन फैक्टर ही सिर्फ होता है, मैकेनिकल फैक्टर होता है, तो ये पूरा डायग्राम ध्यान में आना चाहिए, कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार वीडियो देख लेना इसको, ठीक। वीडियो जैसे पहली बार में 1x पे देख लो, दूसरी बार 1.25x पे देख लो, तीसरी बार में 1.5x पे देख लो, अगली बार जो है 5.75x पे देख लो, और जो है पाँचवीं बार जब देखोगे तो 2.x पे देख लो, ठीक है। मैकेनिकल फैक्टर्स क्या है? फेलियर ऑफ मशीन और कंट्रोल सिस्टम, मान लीजिए ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा ही नहीं, प्रॉब्लम जो है इन सेफ्टी गैजेट तो दिए गए वहीं फेल हो गए, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक। अब मतलब आईएलओ ने जो है कई सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज बताई हैं, ठीक, कई सारी जो है आईएलओ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को निर्धारित शर्तों के तहत प्रक्रियाओं, ट्रेडों या व्यवसायों में पदार्थ या फिर खतरनाक हालात के संपर्क में उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां, व्यावसायिक बीमारियां या रोग व्यवसाय जनित रोग कहलाते हैं, ठीक। ये आईएलओ की डेफिनीशन है, इसको इसी तरीके से प्लीज़ पढ़िए। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस में आईएलओ ने डेफिनीशन अपनी दी है, उन्होंने ये बताया कि सब्सटेंस डिजीज कंडीशन हो सकते हैं, और वो अब देखिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, ये आपको पढ़ना है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अब आसानी से कर लोगे। इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल में कौन सी डिजीज़ हो सकती है? बायस्टेनोसिस, ठीक, बायस्टेनोसिस भी हो सकती है, रेसोनोसिस भी हो सकती है, ठीक, कपड़ा वाली में, ठीक। इसके बाद जो है कोल में कौन सी हो सकती है? न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस जो है स्कोल, स्टोन, स्टेट, पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, स्लेट हो गई। और उसके बाद सिलिकोसिस मतलब वो सिलिकॉन से रिलेटेड है। और मरकरी पॉइजनिंग किससे होती है? चारकोल अल्कली प्लांट जो होंगे इंडस्ट्री, उससे हो जाते, वहाँ पे ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के कौन से होने के? मरकरी की पॉइजनिंग हो जाए, ठीक। और मरकरी की पॉइजनिंग से कौन सी एक वो होती है? मिनिमाता डिजीज़ भी बोली जाती है इसको, ठीक। और डर्माटाइटिस होता है आपका मिनरल ऑयल हैंडलिंग से, ठीक। अब मिनरल ऑयल हैंडलिंग में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको ये वाली डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए सेफ्टी और ये सब होने चाहिए। इसको कौन देखेगा? DGFASLI, ठीक है, इसको वो देख रेख करेंगे और फिर सुपरविजन करेंगे। इको एबनॉर्मलिटीज़ जो है विस्कोस रेयन इंडस्ट्री, रेयन का होता है एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है, जैसे कॉटन क्या है वो है आपका नेचुरल फाइबर है, रेयन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक। अब उसके बाद जो है आपका लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है, लेड हैंडलर, प्रिंटिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में ऑक्यूपेशनल डिजीज़ यानी लेड वाली हो जाती है, ठीक। स्टैट्यूटरी सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं, ये देखने वाली बात है। वैधानिक सुरक्षा उपाय, अब यहाँ पे देखो सिंपल से ये बताया गया है कि सेफ्टी मेजर्स हमें कौन कौन से लेने चाहिए, कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं के अंदर क्या चीज़ें बताई गई, ऐसे ही इसको याद कर लेना मेरे भाई और बहन, जो भी हैं सबके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। बस जो मैं बताता रहा हूँ इसको देखना, इधर उधर ज़्यादा जो झाँकेगा या गोता लगाएगा वो फिर डूब ही जाएगा, ठीक। द प्लांटेशन लेबर एक्ट जो है 1951 का, उसमें बताया गया है कि आपका टी, अब प्लांटेशन कौन कौन सी प्लांट के लिए होते हैं? आपका टी, कॉफ़ी, रबर, चिंकोना, ठीक है, इन सब कुनैन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लांटेशन लेबर एक्ट जो है लागू होता है। इसके चैप्टर 3 में बताए गए हैं कुछ प्रोविजंस होने चाहिए हेल्थ ऑफ द वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए। इसमें धारा 8 जो है ड्रिंकिंग वाटर की होनी चाहिए सुविधा, धारा 9 जो है सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए, ठीक। धारा सेपरेट टॉयलेट मतलब मेल और फीमेल के अलग अलग। सेक्शन धारा 10 जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। सेक्शन 32A में क्या बताया गया कि डेथ या फिर बॉडली इंजरी हो जा रही है किसी वर्कर को, तो एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ यानी पुलिस या फिर जो भी
वहाँ के श्रम से रिलेटेड जो भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको बताना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए धीरे से बॉडी गायब कर दी। ठीक। प्लांटेशन लेबर अमेंडमेंट एक्ट हुआ आपका 2010 में। इसमें क्या हुआ, एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया। चैप्टर का नाम है 4th A। इसमें कवर करता है सारे के सारे सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जितनी भी सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी पहलुओं को इसमें जोड़ दिया गया है। आपके सेक्शन अध्याय कौन सा है, चैप्टर 4A। अच्छा, भारतीय संविधान में जो पार्ट 4A है वो किससे संबंधित है? एक मतलब इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, जरूर बताइए आप लोग इसका आंसर। ठीक। इसके बाद क्या, माइंस एक्ट 1952 में जो है रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी ऑफ माइनर्स। माइनर, अब जैसे मैंने रेड होल माइनिंग की भी बात करी थी, तो अब ये चलो मैंने बता ही देता हूँ। मेघालय में ये होता है कोल निकालने के लिए, बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से, असंगठित तरीके से जो है, यानी कि इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज तरीके से कोल की जो माइनिंग की जाती है। तो अब ये वाला एक्ट वहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वर्किंग कंडीशन, ये वाला एक्ट लागू होता तो वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी ऑफ माइनर्स इन सब का ध्यान रखा जाता। ठीक। खनन अधिनियम 1952 चैप्टर 5 में इसके क्या बताया जाता है कि हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स इसमें बताए गए। ठीक। तीसरा जो है एक्ट कौन सा है इसमें, ये है आपका सेफ्टी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम। ये वही वाला अधिनियम है जिसमें अभी कहा गया है कि वीमेन सारी जगहों पे, सारे प्रतिष्ठान जितने भी तरीके के हैं सब में काम कर सकती हैं, और अगर सुरक्षा आपने सब दिया तो आप वो जो महिलाएं जो है वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। ठीक। ये वाली बात है, इसी में हुआ था मुंबई में, इस पे रिलेटेड जो है काम भी चालू हो गया है। ये स्टेट का इनेक्टमेंट है, राज्य द्वारा अधिनियम। देखो यही चीज़ मैंने बताई आपको। ठीक। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य इसका यहाँ पे यही है कि प्रोवाइड करना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन राइट टू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो असंगठित क्षेत्र है रोजगार का, वहाँ पे एक तरीके का सांविधिक, यानी कि वैधानिक आपका दायित्व देना, कि ऑब्लिगेशन बनाना कि भैया किसके लिए, कर्मचारी के लिए भी और आपका जो है एम्प्लॉयर के लिए भी, नियोक्ताओं के लिए भी, कि भैया ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। आप भले ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, लेकिन आप इस एक्ट के अंतर्गत आप लोग को जो है कुछ कुछ सेफ्टी हेल्थ का ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में जो है चैप्टर 8 जो होता है आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक। अब ये सारी तो चीज़ें होंगे वैधानिक वाली। अब गैर वैधानिक सुरक्षा उपाय भी हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है डिसिप्लिन, यानी कि हॉट स्टोव रूल। सॉरी, कुछ आवाज़ चली गई थी क्या? चलिए कोई नहीं। देखिए, इसमें हॉट स्टोव रूल की बात करी गई है डिसिप्लिन में। हॉट स्टोव रूल, इसमें क्या होता है, मैकग्रॉगर जो थे अपने, उन्होंने रूल को दिया था, और इसमें क्या बताया था कि आपका हॉट स्टोव रूल में बी एक्सटेंडेड टू सेफ्टी इश्यूज। ठीक। बाई ड्राइंग एन एनालॉजी बिटवीन टचिंग ए हॉट स्टोव स्टोर और हॉट स्टोव एंड डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स। मतलब इन्होंने यह है कि भैया आप सेफ्टी को मतलब कुछ नहीं समझ रहे हो, तो क्या करेंगे, हॉट स्टोव से हाथ छुआ देंगे आपका, और फिर आपका हाथ जलेगा तो बताएंगे देखो अब ज़रूरत है ना सेफ्टी की। तो एक तरीके से जगाने वाली बात है, और ताकि लोग जो है डिसिप्लिन रहें। हमेशा ये टेक इट फॉर ग्रांटेड लेकिन ना चले कि अरे कुछ नहीं होगा, ये एटीट्यूड जो होता है ना गलत होता है। आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको खुद भी अपने घर के किचन में भी एक छोटा ही सही, अमेजोन पे आप बहुत सारी चीज़ें मंगाते होंगे मैं कहता हूँ, लेकिन क्या एक फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग घर के अपनी माओं की सुरक्षा के लिए, या फिर बहन जो भी खाना बना रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या आप लोग ये नहीं बना सकते हो, है ना? तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखिए, ज़रूरी है। ठीक। इसके बाद जो है आपका इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई कि इमीडिएट फीडबैक होना चाहिए, पहले से वार्निंग देनी लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा खोपड़ी बनी रहती है ना, और उसमें ऐसे बना रहता है कि 440 वोल्ट है, तो मतलब थोड़ा सा रुक के जाइए, कॉशन ऐसे लिखा रहता है ना। देखो मतलब ये चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके आसपास ही वाली चीज़ें हैं सारी जो आपके इर्द गिर्द ही जो घूम रही हैं, बस उसको पढ़ाई में आपको जोड़ना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने मतलब होता है ना, जैसे बच्चों को डांट दो तो पढ़ लेता है, फिर उसके बाद फिर भूल जाता है। इम्पर्सनल नेचर भी होना चाहिए। ठीक। इम्पर्सनल नेचर मतलब ये होना चाहिए कि आपका अवैयक्तिक प्रकृति होनी चाहिए, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग तो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग कौन देगा, सेफ्टी ट्रेनिंग आपका DGFASLI देगा। ठीक। ये बताएगा क्या क्या मानक होने चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन मस्ट बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्ट नॉट द पर्सन। मतलब कोई जो पर्सन जो भी वर्क कर रहा है इस पे डिसिप्लिन होनी चाहिए, पर्सन पे नहीं। तो पर्सन पे अगर करते हैं तो मान लीजिए किसी पर्सन को वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, दूसरे को कहेंगे गलत है, लेकिन एक्ट जो मतलब गलत है उस एक्ट पे जो है अनुशासन लगाना जरूरी है। ठीक है। अगर आप हाथ आज के टाइम पे नहीं धो रहे हो लगातार,
तो आप जो है कोविड से संक्रमित जल्दी हो सकते हो या फिर कोविड को आज जल्दी फैला सकते हो, समझ रहे हो। तो ये जो हाथ ना धोना, ये एक्ट आपका गलत है। इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें डिसिप्लिन चाहिए, ना कि किसी आदमी विशेष पे कि भैया कोई आदमी है क्या, वो क्या मतलब आप इस पे ये मान के चलोगे कि उसने हाथ धो ही लिए होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, इसको आप एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंसी क्या है कि आपको डिसिप्लिन में कंसिस्टेंट होना चाहिए, और इसमें जो है अनसेफ एक्ट को जो है वो नहीं करने देने चाहिए। इफ़ इग्नोर, प्रायर वार्निंग है कि अगर आप ये नहीं करोगे, मान लीजिए कोई किसी चीज़ में है कि करंट है आ रहा है, अगर आप उसको नहीं इग्नोर कर दोगे तो करंट लग जाएगा। ठीक, और फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इमीडिएट फीडबैक होना चाहिए, अंडरस्टैंड योर फॉल्ट एंड लर्न ए लेसन ऑफ नॉट रिपीटिंग एन एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी किसमें इन्होंने बताई हैं आपके हॉट ये डिसिप्लिन वाले में। ठीक है, कौन है, मैकग्रेगर। तो इन्होंने ये तत्काल प्रतिक्रिया, पूर्व चेतावनी, निरंतरता, प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें बताई है। अब परामर्श समझ लेते हैं, काउंसलिंग होनी चाहिए, इसी में दूसरा पॉइंट है इनका। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट है, पहला डिसिप्लिन हो गया आपका जो है नॉन स्टैट्यूटरी सेफ्टी मेजर्स में, गैर वैधानिक सुरक्षा उपायों में पहला अनुशासन हो गया। दूसरा वाला कौन सा आ गया, परामर्श आ गया। किसके इसके बीच में, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम होना चाहिए। एम्प्लॉय को जो है सहायता देनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए कि भैया उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, कैसे आपको गलत है, या फिर आपको क्या चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है एक्शन लिया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, असंवैधानिक उसमें जो सेफ्टी मेजर्स में, क्रिएटिंग ए सेफ्टी क्लाइमेट एंड सेफ्टी कल्चर। मतलब जैसे कि सभी लोग हाथ धोएंगे, सभी लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि गैस खुली ना छोड़ें सब, और जो भी कंट्रोल मेजर्स है, कोई किसी मशीन को या फिर किसी चीज़ को जो है सुपरविज़न हमेशा रहेगा। शिफ्ट में काम करो, सुबह की शिफ्ट में कोई और, शाम की शिफ्ट में कोई और काम करो, इस तरीके से है। ठीक है, ये मतलब आपकी जो जो भी मूल्य हैं, जो भी एटीट्यूड है, कोई प्रवृत्ति या फिर जो भी परसेप्शन है, ठीक है ना, उन सबसे रिलेटेड है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग सेफ्टी। आपका परसेप्शन ये है, अरे कुछ नहीं होगा, चलो देखा जाएगा, जब होगा तब निपट लेंगे, ये सब जो है ना, ये आपका जो ये गड़बड़ होता है। ठीक, इस सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित संस्कृति के निर्माण, सुरक्षा के संबंध में कर्मचारियों के मूल्यों, दृष्टिकोण और धारणा किसको संदर्भित करता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद चौथी चीज़ क्या है, जनरेटिंग अवेयरनेस। जागरूक होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये जागरूक ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं कि भैया कि सेफ्टी भी कुछ चीज़ होती है, फिर इससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, पतंगा जो होता है या फिर कोई कीड़ा होता है, वो उसको मालूम है कि आग के दिए में वो जाके मतलब उसको ये मालूम नहीं होता है कि वो जल जाएगा, उसमें जाता है और भस्म हो जाता है। तो ये क्या है, उसकी एक तरीके से जागरूक नहीं है वो समझ रहे हो, मतलब एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ये वाली बात। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको किसी भी कितने भी बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होकर भी अगर उसको नीचे बिल्डिंग से अगर दिखाओगे तो उसको डर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि नीचे गिरने से उसका क्या हाल हो सकता है। लेकिन आप अगर खड़े हो गए तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो ये वाली बात है। तो जनरेटिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्कशॉप लगानी चाहिए, स्पेशल अवेयरनेस सेशन होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज कराया फिर 5 साल तक भूल गए, तो लोग की मेमोरी वैसे ही बहुत कम है। किस पे होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज़ पे। ठीक है, मतलब आपका जो भी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के अनुसार। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। और अब इसमें देखिए DGFASLI से संबंधित थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब जो प्रशासनिक तौर से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासन में कौन देख रहा है, ठीक, तो वो DGFASLI कर रहे हैं। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका फैक्ट्री एडवाइजरी सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक, ये कर रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण जो है आपका किस सूची में आता है, शेड्यूल 7 जो भारत का अनुसूची 7 है, किसके आर्टिकल के अंतर्गत, 246 आर्टिकल के अंतर्गत। शेड्यूल 7 के अंतर्गत 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट में, जिसपे कि पार्लियामेंट और स्टेट की विधानसभा दोनों ही लोग जो है आपका लॉ बना सकती हैं। तो उसको समवर्ती सूची में रखा गया। क्या है आपका, श्रमिकों के कल्याण को। ठीक, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि DGFASLI जो चीज़ मैंने पहले बताई थी, ये फॉर्मुलेट करते हैं राष्ट्रीय पॉलिसी किस पर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर। ठीक है, अभी जो लेबर कोड का मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने ये बताया भी इनके बारे में। ठीक, कि किस तरीके से फैक्ट्रीज़ में या फिर डॉक्स में आपको वो करना है। ठीक है, और तो इसी के साथ साथ डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल जो होते हैं इस डायरेक्टोरेट जनरल FASLI के, वो चीफ इंस्पेक्टर भी होते हैं आपके किसके, डॉग की सेफ्टी के अंडर। अच्छा, डॉग क्या चीज़ है आप लोग बताइए जरा कमेंट करके। डॉग वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट भी होता है 1986 के अनुसार। मेजर पोर्ट्स पे होगा ये। ठीक है,
मेजर पोर्ट्स पे। ठीक, ये तो मतलब यहाँ पे DGFSLI भी जो है यहाँ पे भी देखते हैं, साथ ही साथ पॉलिसी भी बनाते हैं, नीतियाँ भी बनाते हैं। प्लांट लेवल पे ये चेक करते हैं कि हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड हो रहा है किस तरह, या तो मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक, या फिर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो कि ESI स्कीम जो चल रही है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो चल रही है, प्रोग्राम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा बीमा के अंतर्गत। ठीक, कौन सा एक्ट है? ESI एक्ट 1948 के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये मतलब प्लांट लेवल पे हेल्थ केयर प्रोवाइड या तो भाई नियोक्ता दे दे, मैनेजमेंट दे दे, और या फिर जो है इस सोशल सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत दे दिया जाए। ठीक, समझ में आ गई बात, ये वाली बात है। इसके बाद जो है सिंपल सी चीज़ है, अब खाली ये इतना ही बचा हुआ, फिर हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे देखो ESI स्कीम जो है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये कौन एडमिनिस्टर, इसको कौन प्रशासन इसका कौन देखता है? एपेक्स कॉर्पोरेट बॉडी देखती है, उसका क्या नाम है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, या फिर ये कह रहा है पे ESI योजना का एक शीर्ष कॉर्पोरेट निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे इसको, पार्ट नंबर 32 में। ठीक, क्योंकि अब नई चीज़ चालू होने वाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। समझ में आ गया? कर्मचारी का पार्टिसिपेशन, सहभागिता प्रबंधन में। ठीक, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी किसने दिया? सिडनी बीट राइस वेब ने दिया। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है, क्या होगा, सब कुछ इसको बताएंगे अगले पार्ट में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और EPFO का हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी, कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें कि पर्सनल गाइडेंस आपको मिल सकता है अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो। ठीक, ज्वाइन करने के लिए नंबर है 9696060889 और दूसरा है 8564880530। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।